स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 12 दिसंबर के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हैं, तो लास्ट तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे दिया गया था। तो सुभाष राणा इसका राइट आंसर होगा। और ये अब तो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ये मैं कैटेगरी आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की कैटेगरी जिस दिन से आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स स्टार्ट हुए उसी दिन से करा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ से हर शिफ्ट में यानी कि डेली 3 शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्टों में से 2 शिफ्ट में तो यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, जिसमें आपका ये नियमित कैटेगरी जो थी ये पूछा गया था। यहाँ पर ये कोच का नाम दिया गया है और ये प्रतिस्पर्धा दी गई है। तो सुभाष राणा की बात करें तो ये पैरा निशानेबाजी में है, जो कि आज आपका प्रश्न पूछा गया और इससे पहले 2 बार और सॉरी इनका नाम पूछा जा चुका है। इसके बाद सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी में, और इसके बाद श्री संदीप सागवान ये हॉकी में। इन 3 कोचों को ये आपका जो है नियमित कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने कल ही आपको प्रश्न कराया था, जब मैंने पूछा था आईसीसी से संबंधित कुछ प्रश्न था तो वहाँ पे मैंने बताया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो अमित शाह हैं। और ये आपका एज इट इज़ प्रश्न बन गया है। ऐसे 3 से 4 प्रश्न होते हैं जो रिव्यू में जो हम बोलते हैं आपको यहाँ पे लिखते नहीं हैं, वो डायरेक्ट बन जाते हैं। तो रिव्यू इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है अपकमिंग शिफ्ट के लिए। तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स। आपको बता दें 1965 में यानी कि 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन 1989 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। फिर इसके बाद 1989 में इसमें बदलाव हुआ था। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय। और वर्तमान समय में प्रमुख कौन है, तो जय शाह जो कि इंडिया से हैं, ये अभी आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। आगे चलें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं 80% प्लस क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि मंथली वाइज करंट अफेयर हमने इसमें कवर कर रखा है, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं वो कवर कर रखे हैं, और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। इसमें 250 प्लस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो कि हमारी करंट अफेयर की ई बुक को बहुत ही खास बनाता है। प्राइस इसका मात्र 39 रुपये है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका लिंक साथ में स्टैटिक जीके और साइंस की जो ई बुक्स हैं उनके भी लिंक दिए गए हैं, तो उसे परचेज़ करना चाहते हैं आप तो परचेज़ कर सकते हैं। आगे चलें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये भी आपका जो प्रश्न है ये रिपीटेड प्रश्न है। तो जैनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो आज हम आपको फिर से ये सारी लिस्ट रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम्स हैं इनसे प्रश्न बन रहा है। कल भी आपका जो कोर्ट से पूछा गया था, फ्रेंच कोर्ट से, तो वहाँ से बना था, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तो इसमें बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जो जीता है, आज प्रश्न पूछा गया था, यानिक सिनर ने जीता है। और रनर अप कौन थे, तो एलेक्जेंडर ज़वेरेव इसके रनर अप थे। वहीं महिला में बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो महिला में विनर कौन थी, तो मेडिसन जो कीज हैं ये आपकी महिला कैटेगरी में विनर थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और रनर अप जो थी ये आपकी आर्याना सबलिंका जो थी ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स कैटेगरी में, ये आपकी रनर अप थी। आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में विनर जो थे वो कार्लोस अल्कराज थे। रनर अप आपके यानिक सिनर यहाँ पे रनर अप थे। फ्रेंच ओपन में अगर हम महिला की बात करें, फ्रेंच ओपन की ये बात कर रहे हैं, महिला में विनर जो थी ये आपकी कोको गॉफ जो थी ये विनर थी। और रनर अप जो थी आर्याना सबलिंका यहाँ पे आपकी रनर अप थी। विंबलडन की अगर हम बात करें तो विंबलडन में पुरुष एकल में यानिक सिनर जो थे आपके
रनर विनर थे, सॉरी, विंबलडन में पुरुष एकल में यानिक सिनर आपके विनर थे। रनर अप जो थे ये आपके कार्लोस अल्कराज जो हैं ये आपके रनर अप थे। महिला एकल में विंबलडन में अगर हम बात करें तो ईगा स्वातिक जो है ये आपकी विनर थी और अमांडा अनिसिमोवा ये आपकी रनर अप थी। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ये आपके विनर थे और रनर अप जो थे यानिक सिनर आपके रनर अप थे। वहीं अगर हम यूएस ओपन में किसमें यूएस ओपन में अगर हम महिला एकल की बात करें तो विनर ये आपकी आर्याना सबेलिंका थी। रनर जो थी वो अमांडा अनिसिमोवा ये आपकी रनर अप थी। आगे बात करें कल जो आपका प्रश्न पूछा गया था ग्रैंड स्लैम से, उसमें फ्रेंच पूछा गया था। फ्रेंच ओपन जो है जिसे हम रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो कल भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फ्रेंच लोग देखने में कैसे होते हैं तो गोरे लगते हैं वो आपको, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ऐसी उनकी त्वचा होती है। तो जो गोरे लोग हैं इनको क्या है, किले से डर लगता है। तो ये फ्रेंच ओपन कहाँ पे, किले कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन जो है वो आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पे सामाजिक विकास सम्मेलन का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें हम बात करें तो समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और सभी के कल्याण हेतु प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन का यह आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन 4 से 6 नवंबर तक दोहा कतर में आयोजित किया जाता है। डेट याद रखना 4 से 6 नवंबर, और ये आपको पूछा गया था कहाँ पे, तो दोहा कतर में इसको आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवाल हुआ था वो आयोजित कराया गया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब उस समय इसको लॉन्च किया गया था तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लाया गया था सरकार को कि मतलब जो पुस्तक हैं उनको ऑनलाइन भी अवेलेबल करा जाए डिफरेंट जो लैंग्वेज में है, जिससे और जो लोग हैं उनको इजीली एक्सेसिबल हो सके और उनकी जो रीडिंग है बुक्स जो भाषा है वो आसानी से प्रसारित हो सके। तो ये भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत इस योजना को लागू किया गया था। तो इसमें हम 3 चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें क्या था, तो मतलब 3 योजनाएं इसके साथ साथ लाई गई थी। एक तो भारतीय पुस्तक योजना थी जो आपकी प्रश्न में पूछा गया था। इसमें क्या था, क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के डिजिटलीकरण था उस पर केंद्रित था। ऑनलाइन बहुभाषी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुस्तकालय और सरकारी स्कूलों का समर्थन करता है। मतलब जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद ज्ञान भारत मिशन भी इसी से संबंधित था। इसमें क्या था, जो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां थी उनके डिजिटलीकरण और संरक्षण की दिशा में ये काम करता है। तो ये आने वाली शिफ्टों में ये आपका पूछा जा सकता है ज्ञान भारत मिशन। तो भारत की साहित्यिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ये लक्ष्य था। जो प्राचीन हमारी जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलीकरण किया जाएगा और इसके साथ साथ इससे क्या होगा, जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको संरक्षित किया जाएगा। बजट 2025-26 में अन्य प्रमुख शिक्षा पहले क्या थी वो देख लेते हैं हम। शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए 500 करोड़ का एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र ये आपका लाया गया और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से स्थापित कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी लाए गए। जो आपका पूछा गया था कि कौशल विकास के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र लाए गए थे, ये आपका कल प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था, वो 5 आंसर था। इसके साथ साथ अध्ययन सामग्री तक
पहुंच का विस्तार करने के लिए डिजिटल पुस्तकालयों में निवेश करना, मतलब जो डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे उनमें निवेश किया जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल करा रहा हूँ, तो इसे आप लोग ज़रूर एक बार और रिवाइज करें, क्योंकि जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं डेली, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, जिससे जो हमारा 500 का टारगेट है, 500 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी हमारा अचीव हो सके। और आप लोग जो हमारा मेन चैनल है उसी को सब्सक्राइब करें, जो सरकारी एग्जाम मिशन करके है, जिस पे ये रेगुलर अपडेट होता है, क्योंकि कोलैब में डालते हैं वो हमारा पुराना चैनल है। तो आप नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें 450 सब्सक्राइबर हैं। आगे हम बात करते हैं धातु को उसके अयस्क ओर से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये आपका प्रगलन कहा जाता है। जो धातु होती है यानी कि मेटल जो होते हैं उससे उनके जो ओर्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें प्रगलन क्या है, प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके पिघलने बिंदु तक, मतलब जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है उस तक अधिक गर्म करके उनके अयस्कों को निकाला जाता है। मतलब ऐसी ये प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम उस मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उस तक ले जाते हैं, जिससे हमें जो ओर्स हैं वो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश में डिमांड होती है तो मैं उसको थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान धातुओं को उसकी अशुद्धियों से अलग किया जाता है और धातु का शुद्ध रूप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रगलन है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं आमतौर पर, तो जो अयस्क होते हैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, सीसा, जस्ता जैसी धातुओं को निकालने के लिए किया जाता है। धातु कर्म उद्योग में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और आपका शायद से ऑप्शंस में ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न की किस प्रगलन का प्रयोग हम किस उद्योग में करते हैं। तो जो धातु कर्म उद्योग होता है उसमें हम प्रगलन का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 40.31 ग्राम मोल उसका राइट आंसर था आपका ये। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी पौधा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो पपीता है ये आपका सेम प्रश्न आज पूछा गया, और ये पीवाईक्यू में भी प्रश्न पूछा गया था। कब, तो शायद से ये 2018 का प्रश्न है, मुझे शिफ्ट एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये आपका 2018 में भी पीवाईक्यू पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो आपको पता होगा पीवाईक्यूज वेंडर बदल जाए कोई बदल जाए मैटर नहीं करता है, लेकिन जो पीवाईक्यू हैं वो मैटर करते हैं। तो पपीता है, तो हम इसके बात कर लेते हैं एक लिंगी यानी कि एक लिंगी के बारे में। तो ऐसे फूल जिनमें केवल पिस्टल मादा प्रजनन अंग होता है या पुंकेसर यानी कि नर प्रजनन अंग होता है उन्हें हम एक लिंगी फूल कहते हैं। और ये हमने साइंस की ई बुक में अच्छे से सारी जो टॉपिक कवर करा रखे हैं। देखिए मकई, पपीता, ककड़ी इसके कुछ समान उदाहरण हैं, मतलब जो एक लिंगी होते हैं उनकी ये आपको उदाहरण दिए गए हैं। इसमें क्या है, मकई आता है, पपीता जो आज पूछा गया, और ककड़ी आता है। ऐसे फूल जिसमें पिस्टल मादा प्रजनन अंग होता है और पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग होता है, दोनों होते हैं, तो वो उभयलिंगी फूल कहलाते हैं। तो ये आपके बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। और उसके उदाहरण क्या है, तो सूरजमुखी, सरसों, गुड़हल इसके कुछ समान उदाहरण हैं। ये मैंने आपको ये डिटेल इतनी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो प्रश्न बन गया है वो तो ठीक है बन गया, आज आपको नॉलेज हो गई कि ऐसा प्रश्न बना है। लेकिन अब आगे के लिए रिव्यू का क्या मतलब होता है कि आगे के लिए आपको कुछ हिंट दी जाए और आगे क्वेश्चंस जो हैं वो बने आपसे, ऐसा रिव्यू कराया जाए। तो आज ये पूछा गया तो कल हो सकता है कि उभयलिंगी पूछ लिया जाए क्या होता है, या उसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाए। तो ये प्रमुखता यूज होने वाले उभयलिंगी एग्जाम्पल्स में से एक है, तो आप इनको याद रखिएगा। ये है, इसकी हम बात कर रहे थे आपको एनसीईआरटी सार बुक की। इसकी खासियत ये है कि इसमें एनसीईआरटी का सार है, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रुप डी के पीवाईक्यू बेस्ड से ही इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के 1100 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें हमने कवर कर रखे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज करिए। प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है इसका। आगे चलते हैं। तो नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा जो कुमारीज के शांति शिखर के उद्घाटन किसने किया था। तो ब्रह्मा कुमारीज के जो शांति शिखर था उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था,
तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा ये शांति शिखर उद्घाटन किया गया था। यदि प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था में माँ कुपोषित यानी कि जो न्यूरिश्ड होती है वो नहीं होती है तो प्रमुख प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, ऐसा प्रश्न था और ऑप्शंस आपके दिए गए थे। ये भी आपका PYQ बेस्ड प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान अगर माँ कुपोषित रहती है तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान अगर कुपोषण के समय से पहले जन्म अगर गर्भ अवस्था के दौरान माँ कुपोषित रहती है तो समय से पहले बच्चा जन्म दे सकता है और अंतर्गर्भाशयी विकास में बाधा हो सकती है और मृत जन्मों के माध्यम से प्रजनन क्षमता में भी कमी हो सकती है। देखिए, एक तो बच्चा पहले जन्म ले सकता है या जो अंतर्गर्भाशयी विकास में उसमें बाधा हो सकती है और बच्चा जो है वो मृत भी जन्म ले सकता है, तो इसमें प्रजनन क्षमता जो होती है उसी में कमी आती है। तो ये जो 3 मुख्य कारण हैं जो जब माँ गर्भावस्था के दौरान कुपोषित रहती है तो ये हमें मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे बात करें ध्वनि साउंड मतलब सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है, तो ये आपको पता ही होगा, जो तरल पदार्थ होते हैं यानी कि लिक्विड जो होते हैं उनमें सबसे तेज गति जो है वो ट्रेवल करती है। ध्वनि गैसों में सबसे धीमी है, ये आपका क्रम है, इसको देख लीजिएगा। और द्रव्यों में सबसे तेज और ठोस में सबसे तेज गति से चलती है। द्रव्यों में तेज और ठोस में सबसे तेज गति से ये आपकी, तो वहाँ पे द्रव्य ठोस दिया नहीं गया था इसलिए वो तरल पदार्थ वहाँ पे राइट आंसर था, ये कन्फ्यूज मत हुई है। देखो सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी। और इसके बाद द्रव्य में सबसे, देखो मैं आपको सबसे कम से ज़्यादा का ऑर्डर लगा के दिखा दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। सबसे कम गैसेज में, इसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो ये आपका क्रम होगा ध्वनि के ट्रेवल का, ठीक है। S > L और ये आपका G होगा, ये आपका गैस हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया और S जो है वो आपका ये क्या हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और सॉरी, नाइट्रोजन गैस भरने का प्रमुख कारण क्या होता है कि जो पैकेट्स होते हैं उसमें नमी नहीं आती है। जब आप देखते हैं तो जब गैस निकल जाती है पैकेट्स की तो वहाँ पे उसमें नमी आ जाती है। और जब नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में फिल की जाती है तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। इसीलिए हम जो MFG यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से उसको 6 महीने तक रख सकते हैं नाइट्रोजन गैस का, यही इस वजह से उसमें गैस भरी जाती है। यदि स्त्री में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कितने दिनों के बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करेगी, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो ये दिया गया कि स्त्री में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अंडा यानी कि जो एग होता है लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर वह नष्ट हो जाएंगी। 24 आवर्स जो होती है वो एक्स की सेल्फ लाइफ होती है वहाँ पे, तो वो मतलब 24 घंटे के अंदर फिर वो नष्ट हो जाता है, जिसके बाद हार्मोन का स्तर गिरता है और लगभग 10 से 14 दिनों के भीतर जो मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स होते हैं वो शुरू होते हैं, जिससे गर्भाशय की परत जो होती है वो यूट्राइन लाइनिंग टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है और एक सामान्य मासिक धर्म चक्र का अंत हो जाता है और अगला चक्र शुरू हो जाता है। तो ये आपका प्रश्न है, आगे आने वाली शिफ्टों में जरूर इसको देख लीजिएगा। अंडा जारी यानी कि ओवल्यूशन जो होता है, हर महीने अंडाशय में एक अंडा निकलता है जो लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो वो सेल्फ लाइफ, वहाँ पे इसकी सेल्फ लाइफ नहीं पूछी गई थी, वो एक पीरियड साइकिल पूछी गई थी, तो वो कितनी होती है, तो वो 14 दिन तक होती है, मतलब 10 से 14 दिनों के बीच ये होती है। तो 14 वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, तो वो आपका राइट आंसर था। आगे बात करें, यदि उत्पल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता C के पास से गुजरती है तो वह परिवर्तन के बाद किस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो मतलब वो सेम उसी बिंदु पर प्रतीत होती है। मैं यहाँ पे इमेज लगाना आपको भूल गया, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, तो यहाँ पे ये कर्वेचर होता है, तो मतलब ये सेम इटी पे एग्जैक्ट यहाँ से आएगी और कर्वेचर पे ही जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका मैंने इमेज नहीं लगा पाया, इसके लिए रियली सॉरी। तो प्रकाश की किरणें जो उत्पल दर्पण के साथ साथ कैसे व्यवहार करती हैं ये बताया गया है। परिवर्तक किरणें दर्पण के पीछे स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे फोकस बिंदु कहते हैं, और जो आभासी होता है क्योंकि किरणें वास्तविक में वहाँ से नहीं निकलती होती, यानी कि वो इमेजिनरी हमें लगती हैं जो दर्पण के पीछे से आती हैं, लेकिन वास्तविक में वो वहाँ से नहीं निकलती हैं। आगे बात करते हैं, किस प्रकार के दर्पण में वस्तु
के बराबर आकार साइज प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका कल भी हुआ था। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर जो होता है ये बनता है। तो इसका ये आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक सपाट चिकनी परावर्तक सतह होती है जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट और अविकृत होता है। जब कोई वस्तु समतल दर्पण में परिवर्तित होती है तो वह हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है जो सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का और माप का होता है। यानी कि प्लेन मिरर की ये क्वालिटी होती है, जो वस्तु उसके सामने होगी वो स्ट्रेट बनेगा और सेम होगा और उसी के आकार का बनेगा। साबुन के माइसिल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रक्रिया करता है? तो हाइड्रो जो फैलिक भाग होता है वो जल के साथ यहाँ पे ये प्रक्रिया करता है। अगला आता है शरीर में सूचनाएं यानी कि मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो तंत्रिकाओं के नाम से हम इनको जानते हैं, जो हमारे शरीर में सूचनाओं यानी कि मैसेजिंग का आदान प्रदान करते हैं। आगे आता है कौन सा स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो जो स्केलन काइमा होता है ये आपके पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ये आपका परमानेंट टिश्यू भी होता है। स्केलन काइमा स्थायी ऊतक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कैलन कायमा कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें अनियमित रूप से मोटी कोशिकाओं की दीवार होती है जो समर्थन और संरचना प्रदान करती हैं। पैरेन कायमा पतली दीवार वाले ऊतक होते हैं जो खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। एरन कायमा स्पंजी ऊतक होते हैं जो पत्तियों के तने और कुछ पौधों की जड़ों में वायु चैनल बनाते हैं। तो ये आपके होते हैं। तो मैंने आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं क्योंकि आपका आज जो स्केलन कायमा पूछा गया था तो आने वाले शिफ्टों में हो सकता है कॉलन कायमा, पैरन कायमा, एरन कायमा, इनमें से तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाए। तो इसको आप लोग जरूर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल चमकदार होती है? तो आयोडीन जो होती है ये नॉन मेटल जो होती है वो चमकदार होती है। अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? इसमें हम बात करें तो मृत्यु संकेतों के संवेदक और कोशिकाओं को नियंत्रित विनाश की ओर ले जाने वाले जैव रासायनिक क्रिया के जो आरंभकर्ता दोनों के रूप में ये कार्य करता है। आगे देखते हैं। तो आगे ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है जो कि अब तक हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है। मानिए कि ये सबसे पहले इसी को लॉन्च किया गया था हमारी, और ये अब अपडेटेड वर्जन में है जो कि अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मिल रही है। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए भी आपकी इम्पोर्टेंट होगी। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस भी साइंस ई बुक की तरह 49 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपके पिन कर रखे हैं। आगे चलते हैं। 2025 के लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड कल मैंने आपको सेम इट इज कराया था प्रश्न, और आज जो है वो फिर से ये रिपीट हुआ है। एक आध दिन छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिसमें आपका ये मतलब 4 तारीख के बाद से रेगुलरली ये जो लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें ये पूछा गया था आज स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये टिम पिडकॉक को दिया टिम पिडकॉक को दिया गया है। ये वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो मांडो डुप्लांटिस हैं, इन जो स्वीडन के एथलेटिक्स हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सिमोने बाइल्स जो कि यूएसए के जिम्नास्टिक हैं, इनको दिया गया था। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसे दिया गया? तो जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है इसको ये अवार्ड दिया गया था। आगे आता है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो लेमाइन यमल जो हैं फुटबॉलर हैं स्पेन के, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और कमबैक ऑफ द ईयर तो रेबेका जो एंड्रेडे हैं, इनको ये जिम्नास्टिक के हैं, ब्राज़ीलियन खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। भाई उसमें अगर हम आगे बात करें तो एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये आपको टॉम पिडकॉक साइकिलिंग और माउंट बाइकिंग में दिया गया था। आगे आता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांगता और पैरालंपिक श्रेणी में जियान युआन को यह अवार्ड दिया गया था। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ ये आपका एक संगठन है,
इसको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कैली सेटलर सर्फिंग को दिया गया था, सबसे पहली बार यही पूछा गया था। इसके बाद मैंने ये लिस्ट आपको कराई थी पूरी। और स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको दिया गया, तो राफेल नडाल को ये आपका स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया था। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो ये पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया था। प्रिज्म में अपवित किरणें यानी कि इंसिडेंट रे और निर्गत किरणें यानी कि इमरजेंट रे के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। रिपीटेड प्रश्न है और मैंने उस दिन कराया भी था आपको, विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये आपका होता है, जब यहाँ पे हम वाइट रे डालते हैं तो इसको हम इंसिडेंट रे के रूप में जानते हैं और इसको हम इमरजेंट रे, इसको आई से हम इंसिडेंट रे डिनोट कर देते हैं और इसको यहाँ पे जो है वो इमरजेंट रे ई से डिनोट कर देते हैं। जो इनके बीच में कोण बनता है इसको ही हम विचलन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल के रूप में हम जानते हैं। आगे आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो 38वीं रैंक जो थी वो सॉरी ये 38वीं रैंक थी। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये आपका बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO जो है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 139 देशों में भारत की रैंक जो थी वो 38वीं रही थी और ये इंडेक्स कई बार रिपीटेड है और मैं कई बार आपको ये करा चुका हूँ। देख लीजिए ये आपका पूछा गया था, ठीक है। और ये मैं सेम लिस्ट है आप किसी भी वीडियोज़ में जिसमें मैंने इंडेक्स कराए हैं 27 नवंबर से लेके आज दिन तक जो चैनल पे वीडियो अपलोड है वो सब में मैं सेम इंडेक्स करा रहा हूँ और यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में तो भारत की रैंक 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 71वीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है जो आज पूछा गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 14वीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115वीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक 15वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो ये आपकी 10वीं है। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102वीं है और जो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक जो है वो 50वीं रैंक है। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये टाटा ट्रस्ट और कई नागरिक समाज जो संगठन है उनकी साझेदारी के साथ मिलकर ये किया गया था और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपका, जिसमें कर्नाटक टॉप पर रहा, आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर रहा और तेलंगाना जो था ये आपका तीसरे नंबर पर रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो है इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। भारत की रैंक क्या थी, तो ये आपकी 99वीं रैंक थी। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, तो मनुष्य की आंख के बारे में लेंस के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यह लचीला, पारदर्शी और उभयतल यानी कि बाई कॉन्वेक्स आकार का होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करके स्पष्ट छवि आपकी बनाता है। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेशन का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका PYQ प्रश्न है। इसका आंसर जो होगा वो एल्यूमिनियम फॉयल जो है ये बायोडिग्रेडेशन का उदाहरण नहीं है। बाकी कवास, जानवरों की हड्डियां और लकड़ियां ये तीनों एग्जाम्पल जो है ये आपके बायोडिग्रेडेशन यानी कि जैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं। जैव निम्नीकरण क्या होती है, तो उन पदार्थों को प्राकृतिक कारक जैसे पानी, ऑक्सीजन, सूर्य परावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा, सूक्ष्म जीव आदि आसानी से विघटन हो जाती हैं। तो ऐसे समझिए आपकी जैव निम्नीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो चीज़ है वो एटमॉस्फेयर में आसानी से गल जाती है, उसको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल हुआ, प्लास्टिक्स हुई, ये आपकी कई सालों में यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर में ये डिस्ट्रॉय नहीं होती यानी कि ये सेमिटिस पाई, लेकिन जानवरों की हड्डियाँ हुआ, लकड़ी हुई, कपास हुई, ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद प्रोपेन, ये आपका गलत लिखा है, ये आपका सरोपेन लिख गया, ये प्रोपेन होगा। प्रोपेन में कौन सी क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्य करता है, तो कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप कार्य करता है। और ये प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है ये आपको दिया गया CH3COCH होता है।
जब कार्बोनिल समूह दो कार्बन के बीच पाया जाता है तो उसे हम यौगिक को कीटोन कहा जाए। देखो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है जब दो कार्बन्स के बीच बनता है तो उसे हम कीटोन के नाम से जानते हैं। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो ये थी ये विजयन को पद्मश्री, जो IAM विजयन थे इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना था? तो ये उड़ीसा जो था ये आपका 34वां राज्य बना था। और ये करंट अफेयर के प्रश्न हम सब करा चुके हैं और हमारे ईबुक में सैमिटेज डले हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी वहाँ टेलीग्राम पे भी इनके स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो ये आपके 200 जो हैं डे केयर सेंटर्स, डे केयर कैंसर सेंटर जिसको हम DCC के नाम से जानते हैं, ये 200 ऐसे डे केयर कैंसर सेंटर हैं जिनमें स्थापित किए जाएंगे 2025-26 में। तो ये आपके प्रश्न थे। इसके साथ एक और प्रश्न दिया गया है कि बेकिंग सोडा निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो सामान्य लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो होती हैं बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए कार्य करती हैं। किस प्रकार के द्रव्य यानी कि विलयन सॉल्यूशन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? तो हाइपरटोनिक जो विलयन होता है इसके कारण जो कोशिकाएं होती हैं ये आपकी सिकुड़ जाती हैं। तो ये थे आज के सभी शिफ्टों के रिव्यू। और जो प्रश्न अभी नहीं मिले हैं जैसे ही बाद में मिलते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करा देता हूं कि ये प्रश्न जो और थे वो आपके पूछे गए थे। तो वहां पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर। लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है एग्जाम से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, हर दिन एक नए टॉपिक आते रहते हैं तो उनकी लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। करंट अफेयर की ईबुक, स्टैटिक जीके की ईबुक और साइंस की ईबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। और एक बात और, ये आपको मैंने जो अवार्ड्स दिए हैं ये आपको नीचे PDF जो है वो कंपाइलेशन करके दे रखा है। यहाँ पे सारे दिए गए। मेजर ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड 2024 की लिस्ट दी गई है। और ये खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार आजीवन के लिए और नियमित श्रेणी जो दी जाती है उसकी भी लिस्ट, यानी कि पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे इसको कंपाइलेशन कर रखा है। तो आप इसे टेलीग्राम से PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा या व्हाट्सएप चैनल, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करा दें। धन्यवाद।